गुड मॉर्निंग टू ऑल। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के तहत आज हम रबर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले थोड़ा सा रबर की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पूर्व ऐतिहासिक काल से जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ के निवासियों को इसके बारे में ज्ञान था। और जब कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, उससे पहले ही मैक्सिको, पेरू एवं साउथ अमेरिकन्स जो हैं वो रबर का प्रयोग कर रहे थे। थोड़ा सा हम इसकी उसमें चलते हैं कि अपनी खोज यात्रा के दौरान कोलंबस जब हैती पहुंचा तो वहां के निवासियों को उसने वीपिंग वुड का मतलब होता है, अर्थात मतलब किसी प्लांट से कुछ ऐसा लिक्विड निकल रहा है ना, उससे तैयार होने वाले कोई एक वाटरप्रूफ बॉल से उनको खेलते हुए देखा। उस एग्जीट्यूट से कुछ उन्होंने बनाया और उससे एक बॉल बनाई जो कि वाटरप्रूफ थी और उससे वो खेलते थे। और ये जो बॉल थी ये पेंसिल के को इरेज कर सकती थी, पेंसिल के निशानों को ये मिटा सकती थी। तो जोसेफ प्रिस्टल ने 1770 में इसको रबर का नाम दिया। और इसके बाद में 19वीं शताब्दी में मैकिन्टॉश ने रबर को लिक्विड नेफ्था में घोल के और उसके जो उपयोग थे उनकी लिस्ट बढ़ा दी। कैसे? उसके बाद में फिर उसका उपयोग टोपी, वस्त्र, जूते आदि निर्माण में होने लगा। और 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने रबर के वल्केनाइजेशन की खोज की और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद में फिर 1867 में इस रबर से टायर्स बनाए गए जिनको सड़क पर चलाया गया और जो सड़क पर चलने वाली गाड़ी में जिनका इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार से जो है रबर का जो है वो उपयोग जो है वो बढ़ा जब इसका वल्कनाइजेशन हुआ। हम अगर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम जाने तो ब्राज़ील के अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, नाइजीरिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में रबर जो है वो रबर उत्पादन में ये अग्रणी कंट्रीज हैं। और भारत में रबर का उत्पादन केवल सर्वाधिक उत्पादन जो है वो केरल में 94% होता है। अन्य कुछ राज्य जैसे अंडमान, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि भी रबर उत्पादित करते हैं, लेकिन वो 94% रबर जो है वो अकेले केरला से हमें मिलता है। ये इंडिया का सीन है। और वर्ल्ड वाइड जो है ब्राज़ील में मैक्सिमम होता है, उसके बाद में इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर, नाइजीरिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में भी रबर उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके बाद में हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। रबर एक वाटरप्रूफ, फ्लेक्सिबल और एयर टाइट, इलास्टिक एंड ड्यूरेबल पदार्थ है। वाटरप्रूफ है, लचीला है, वायुरोधी है और इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी है और ये ड्यूरेबल है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। रबर पादप से प्राप्त ताजा लेटेक्स में रबर के अलावा रेजिन, टेनिन, प्रोटीन, शर्करा, ग्लूकोसाइड्स, मिनरल्स, मोम और भी कुछ एलिमेंट शामिल होते हैं। अनेक छोटे छोटे सरल अणु पॉलीमराइजेशन के द्वारा मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण करते हैं जो कि रबर बनता है। रबर के अणु के 3 भाग होते हैं, भीतरी अर्धजलीय क्षेत्र या
शुद्ध रबर हाइड्रोकार्बन, बीच मध्य का चिपचिपा भाग या रबर स्किन, और बाहरी भाग जो कि प्रोटीन निर्मित कणों को कोगुलेशन को रोकती है। इस प्रकार से रबर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रबर की प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सामान्य ताप पर ये सॉफ्ट एवं ट्रांसल्यूसेंट है, और न्यून ताप पर ये कठोर एवं ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। इसका जो इस विशिष्ट घनत्व है 0.915 होता है। अधिक तापमान पर रबर चिपचिपा हो जाता है, रबर जल में इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड में ये अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पॉलीटर्पीन हाइड्रोकार्बन की मात्रा इसमें 92 to 94% होती है। ये दुर्बल क्षार एवं अम्लों से अप्रभावित रहता है। वीक बेसिस और वीक एसिड्स से ये अप्रभावित रहता है, लेकिन ये जब ज्यादा हो जाएंगे तो ये इनका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उच्च ताप एवं दाब पर रबर का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो ये जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। विश्व में कुल रबर का 94% जो उत्पादन है वो एशियाई देशों में होता है, एशियन कंट्रीज में होता है। Now we come to the rubber plant. Botanical name is Hevea brasilensis, family Euphorbiaceae, और common name जो है वो उसका रबर प्लांट या रबर। ये हमने पहले भी बताया कि ये जो है इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, तो और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया के जंगली पादप के रूप में ये पाया जाता है, और भारत में इसके बीज जो है ब्राज़ील से ही लाए गए थे। भारत में 1905 में सबसे पहले रबर का वृक्षारोपण किया गया, और हमने जैसे पहले बात की श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अफ्रीका आदि ये रबर, जिसको हम कॉमनली हिविया भी कहते हैं, इसकी खेती करने वाले प्रमुख देश हैं। और भारत में इसकी खेती केरल, अंडमान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में की जाती है, और जिसमें से केरल में सबसे ज़्यादा 94% जो है ये प्रोडक्शन इसका। बोटेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ रबर। हीविया ये हम देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा अच्छी साइज का ये वृक्ष। तो हीविया का वृक्ष शाखित एवं बड़ा होता है, इसकी वृद्धि दर अत्यधिक होती है। इसकी लंबाई 20 मीटर तथा आधार लगभग 20 मीटर तथा आधार भाग पर जो स्तंभ का व्यास है, इसका जो डायमीटर है वो 2 से 3 मीटर तक हो सकता है, और 4 से 5 मीटर तक ये अशाखित रहता है। तत्पश्चात शाखाएं पादप को कोनिकल शेप प्रदान करती हैं, ऑलमोस्ट कोनिकल शेप प्रदान करती हैं। स्तंभ पर लगी पर्ण बड़ी, सवृंत, गहरी हरी और ट्राइफोलिएट होती है। इलिप्टिकल जो लीफलेट है उसका जो उसका जो शीर्ष है वो नुकीला होता है। मीठी गंधयुक्त हरे छोटे पुष्प पाए जाते हैं, जो कि एक्सिलरी पेनिकल में विन्यासित होते हैं। पुष्प एक लिंगी होते हैं, क्योंकि यूफोरबिएसी का मेंबर है, तो यूफोरबिएसी का कैरेक्टर है। पुष्प एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प छोटे होते हैं तथा पेनिकल में नीचे की ओर, और मादा पुष्प बड़े होते हैं जो कि पेनिकल में ऊपर की ओर व्यवस्थित होते हैं। फल त्रिकोष्ठीय कैप्सूल होता है, और कैप्सूल में उपस्थित बीज में हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑयल युक्त होते हैं वो। पारा रबर का जो क्लाइमेट है ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पादप है, और इसकी उत्तम वृद्धि के लिए 24 से 35 डिग्री तापमान
और 175 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो ऑप्टिमम होती है। ये पादप वो जल प्लावन की स्थिति को सहन कर सकता है। ये कठोर पादप है जो कि समुद्र तल से 450 से 600 मीटर ऊंचाई पर उच्चतम वृद्धि दर दर्शाता है। और इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो हरी दोमट मृदा जिसकी की जल निकासी क्षमता अच्छी हो, इसके लिए अच्छी है। और जो हीविया प्लांट है ये हल्की अम्लीय मृदा में अच्छी वृद्धि दिखाता है। इसकी जो pH 4.5 to 6 में ये उत्तम वृद्धि दर्शाता है। और इसका प्रोपोगेशन जो है बीजों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा ये ग्राफ्टिंग से भी रबर का पादप अच्छे से बनाया जा सकता है। बीजों को परिपक्वन के तुरंत बाद उगाया जाता है क्योंकि इनकी जो वाइबिलिटी है वो काफी कम होती है। और जो रबर निष्कासन या टैपिंग जिसको हम कहते हैं वो 6 से 7 साल का जब ये पादप हो जाता है तब हम इसमें टैपिंग कर सकते हैं। हालांकि उस समय भी इसमें लेटेक्स की मात्रा कम होती है। और जो 12 ईयर ओल्ड जो प्लांट होता है उसमें लेटेक्स अच्छी मात्रा में होता है। 25 से 30 वर्ष के पश्चात 30 वर्ष के हीविया पादप से लेटेक्स का उत्पादन होता है। उसके बाद में फिर पादप को नष्ट कर दिया जाता है। ये जो हमारी वो है स्लाइड है ये दिखाती है टैपिंग ऑफ रबर फ्रॉम हीविया प्लांट। इस प्रकार से ये एक पॉट बांध दिया जाता है, इसमें ये कट लगा दिया जाता है जिससे कि इसमें से जो लेटेक्स निकल के इसमें इकट्ठा होता है। पहले शुरू में हीविया से लेटेक्स निकालने के लिए पादपों को ही काट दिया जाता था और उसके पश्चात जो है लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता था। अब इसका जो लेटेक्स को जो इकट्ठा किया जाता है वो थोड़ा साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हीविया प्लांट है उसमें जो भूमि से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर इसमें कट लगाया जाता है। तो हीविया में क्या होता है कि जो लेटेक्स वेसल्स होती हैं वो स्पाइरल विन्यासित होती हैं। उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो स्पाइरल होता है जो लेटेक्स वेसल्स होती है उनका। तो इसके लिए विशेष चाकुओं से 30 डिग्री के कोण पर चीरा लगाते हैं। 30 डिग्री के कोण पर इस पे चीरा लगाते हैं और स्तंभ के आधार भाग पर वी आकार में लगाया जाता है चीरा। और चीरे की जो मोटाई है वो 1.5 से 1 से 5.5 मिलीमीटर तक होती है। प्रातः काल में क्योंकि अगर प्रेशर हाई होता है तो चीरा सुबह लगाया जाता है। दोपहर तक लेटेक्स निकलना बंद हो जाता है। लेटेक्स एकत्रीकरण के हेतु ये इस तरह से पार्ट को नीचे रख देते हैं चीरे के नीचे। और इसका कोगुलेशन रोकने के लिए इसमें एंटी कोगुलेंट जैसे कि अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि डाल देते हैं। कई बारी ज्यादा लेटेक्स प्राप्त करने के लिए स्तंभ के निचले भाग में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि 2,4-D आदि का इंजेक्शन भी लगाते हैं। नाउ वी कम टू द प्रोसेसिंग ऑफ रबर। ये हमने देखा कि किस प्रकार से रबर को हम लेटेक्स को हम इकट्ठा करते हैं। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन। इस प्रकार से 30 डिग्री पे चीरा लगाते हैं। स्टेम के निचले पार्ट में वी में चीरा लगाते हैं और इस तरह से पॉट को इसके साथ बांध के और हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसमें एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं। कई बार इसमें ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे कि लेटेक्स जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हो। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ रबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर।
तो जो हीविया प्लांट है, इससे जो हमने लेटेक्स इकट्ठा किया, इसको फिर रबर बनाने के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। ये एक हल्के पीले या सफेद रंग का कोलॉइडल इमल्शन होता है। और फिर जो है रबर प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो कुछ स्टेप्स में पूरी होती है, जिनमें से सबसे पहले जो ये हमारे पास जो लेटेक्स है, इसको छाना जाता है। फिर उसके पास में इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसमें जो नमी है उसको मेजर करके उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें वाटर मिलाया जाता है और फिर इसको वापस से छान लेते हैं। फिर कोगुलेटिंग एजेंट जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आदि एक निश्चित मात्रा में इसमें मिलाए जाते हैं और रबर को कंटिन्यूसली हिलाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में रबर जो है वो एक सफेद नरम स्पॉन्जी गेंद का रूप, बॉल का रूप धारण कर लेता है। इसको हम क्रूड रबर कहते हैं। सबसे पहले हमने इसको छाना, फिर इसकी नमी को मापा, अगर जरूरत हुई तो उसमें जल मिलाया, फिर से इसको छाना, फिर इसमें कोगुलेटिंग एजेंट मिलाए एक निश्चित मात्रा में और फिर इसको हिलाते गए, जिससे कि हमें क्रूड रबर प्राप्त। अब इस क्रूड रबर को पानी से धोकर रोलर्स से निचोड़ा जाता है और रबर की शीट प्राप्त करते हैं, जिसे कि हम क्रीप रबर कहते हैं। फिर क्रीप रबर को कुछ समय छाया में सुखाकर 4-5 दिन के लिए स्मोक हाउसेस में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री होता है। इस क्रिया से प्राप्त जो रबर शीट है उसको हम स्मोक क्रीप शीट कहते हैं, जो कि इलास्टिक, अल्प पारदर्शी एवं भूरी होती है। और फिर इन शीटों को गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद निर्माण हेतु भेज दिया जाता है। तो हमने देखा कि रबर का जो प्रोसेसिंग है वो इट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब हम लेटेक्स से हम किस प्रकार से क्रूड रबर, उसके बाद में क्रीप रबर और उसके बाद में जो है हम स्मोक क्रीप शीट प्राप्त करते हैं, और फिर वो ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल हो गया किसके लिए, जिससे कि हम आगे रबर के कोई भी उत्पाद हम बना सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकरण। रबर के जो प्रोसेसिंग से जो प्राप्त रबर है वो कम टेम्परेचर पर वो भंगुर हो जाती है, टूटने लगती है। इसे व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी बनाने हेतु अधिक इसको चिर स्थायी, इसको टेम्परेचर रेजिस्टेंट और ज़्यादा इसको इलास्टिक बनाने के लिए जो हमारा जो प्रोसेस्ड रबर है इसका हम वल्केनाइजेशन करते हैं, इसका वल्कनीकरण करते हैं। और उसके लिए ये कैसे किया जाता है, इसमें रबर और सल्फर को 100:5 या 100:8 के अनुपात में हम इसमें मिलाते हैं, रबर एवं सल्फर। फिर रबर एवं सल्फर के मिश्रण को हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 घंटे तक गर्म किया जाता है और इसमें सल्फर के अतिरिक्त सेलेनियम, नाइट्रो पेरोक्साइड आदि भी मिलाए जाते हैं। और उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर रबर को का जो मिश्रण है ये जब गर्म किया जाता है तो उसके पश्चात जो हमें प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस, अपघर्षण रेजिस्टेंस एवं लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं और इसका जो आविष्कार था वो 1939 में चार्ल्स गुडियर ने किया था, ये हमने पहले भी बात की थी इसकी। तो ये है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। जब हमें जो प्रोसेसिंग से जो रबर मिला उसमें हमने सल्फर और इसके अलावा कुछ सेलेनियम, नाइट्रो पेरोक्साइड आदि मिला के और इसको हमने वल्केनाइजेशन इसका किया, जिससे रबर जो है वो उसकी वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो गई। लास्ट में हम रबर के यूजेस देखते हैं। हम जानते हैं रबर हमारी, इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते आज के समय में।
तो वर्तमान युग को रबर युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण हैं उनमें रबर का यूज होता है। खेल सामग्री, रेनकोट, जूते, एडहेसिव टेप आदि में रबर का उपयोग होता है। सर्वाधिक रबर यानी कि 70% रबर का उपयोग टायर ट्यूब बनाने में होता है, जिनके बिना हमारा ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा रेडियो, टेलीफोन, टीवी के कैबिनेट्स में रबर का उपयोग होता है। खिलौने, रबर बैंड, गुब्बारे, दस्ताने, पेन, पेंसिल, रबर आदि का उपयोग होता है। पेंट इंडस्ट्री में होता है इसका उपयोग। और इसका उपयोग जो है, रबर का उपयोग जो है बिजली के तारों का इंसुलेशन में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर का उपयोग जो है सड़क निर्माण कार्यों में कोल तार के साथ मिलाकर किया जाता है। एवं मोटर गाड़ी की गद्दी निर्माण, फोम से निर्मित गद्दे एवं तकिए में भी रबर का उपयोग होता है। इस प्रकार से रबर जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। हमने जाना रबर की origin and distribution, rubber के botanical characters, then tapping of rubber from plant, then processing of rubber, vulcanization of rubber, and lastly using. तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू।